उत्तराखंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। देहरादून में जमीन घोटाले में सीएम धामी ने बड़ा एक्शन लिया है। बताते चलें, हरिद्वार जमीन घोटाले पर सीएम धामी ने कड़ा एक्शन लेते हुए 2 आईएएस, 1 पीसीएस समेत 12 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर हमारा स्पष्ट मत है। हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की है। किसी भी कीमत पर देवभूमि में भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए लगातार कार्य कर रही है और हमने 100 से ज्यादा नकल के मामले में भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त किया है और नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। 1064 टोल फ्री नंबर पर शिकायत मिलने पर गिरफ्तार किया गया। हरिद्वार जमीन घोटाला जैसे ही संज्ञान में आया, तत्काल हमने जांच बिठाई और जांच की रिपोर्ट आते ही भूमि विक्रेताओं के बैंक खातों को सीज किया गया। अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है और जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उसकी समीक्षा की गई है। इसके बाद तत्कालीन नगर आयुक्त, तत्कालीन जिलाधिकारी और प्रशासक सहित 7 लोगों को निलंबित करते हुए विजिलेंस को सौंप दिया गया है। बताते चलें कि हरिद्वार जमीन घोटाले पर धामी सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए 2 आईएएस, 1 पीसीएस समेत 12 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर हमारा स्पष्ट मत है। हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की है। किसी भी कीमत पर देवभूमि में भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए लगातार कार्य कर रही है और हमने 100 से ज्यादा नकल के मामले में भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त किया है और नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। 1064 टोल फ्री नंबर पर शिकायत मिलने पर गिरफ्तार किया गया। हरिद्वार जमीन घोटाला जैसे ही संज्ञान में आया, तत्काल हमने जांच बैठाई और जांच की रिपोर्ट आते ही भूमि विक्रेताओं के बैंक खातों को सीज किया गया। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल हमसे जुड़े हैं। आपसे जानेंगे, धामी सरकार ने उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर ही चल रही है। जमीन घोटाले में बड़ी कार्रवाई इस बात की है, ये तस्दीक कर रहा है। इसमें और ज्यादा जानकारी क्या है? हो गया। आपको आवाज आ रही है मेरी? सवाल दोहराएंगे, अब आपकी आवाज आ रही है? जी, ये बड़ी कार्रवाई हुई है, क्या इससे अधिकारियों पर कोई असर पड़ने वाला है? नहीं, बिल्कुल। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने ये एक बड़ा कदम उठाया है और आप समझ सकते हैं इसी से कि इतना बड़ा घोटाला हो गया और किसी को पता तक नहीं चला और उसके बाद मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया। एक्शन में ये है कि वैसे तो ये पहली बार ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा एक्शन लिया हो, लेकिन सीधे एक आईएएस जो है, जो डीएम थे, उनके ऊपर कार्रवाई हो गई। इसके साथ ही देखा गया कि उसके नीचे जो पीसीएस अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो गई और उसके साथ ही 12 अधिकारी अलग अलग जो हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। यानी कि अपने आप में देखा जाए तो बहुत बड़ी ये बात है जिस तरह से मुख्यमंत्री ने किया है और आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा जो है ये एक नजीर भी बनेगा। वैसे अगर देखा जाए तो बहुत अभी एक लिस्ट भी सामने आई है जिसमें ये बताया गया है कि मुख्यमंत्री ने कितने अधिकारियों के ऊपर इस तरह की कार्रवाई की है, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं। यानी कि मुख्यमंत्री किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है और जिस तरह से ये सामने आया है, जमीन घोटाला से जुड़ा हुआ मामला है और छोटा मोटा मामला नहीं है, करोड़ों का मामला है। ये जरूर है कि आने वाले दिनों में ये एक नजीर पैदा करेगा। जी, जैसे धामी सरकार उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर बात कर रही है, इसमें बड़ी कार्रवाई भी की गई है, इसमें और ज्यादा जानकारी क्या है? तो बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से ये एक नगर निगम की जमीन से जुड़ा हुआ मामला था और जमीन में बताया जा रहा है कि पैसे भी ले लिए गए, करोड़ों रुपए ले लिए गए और उसके बाद जैसे ही ये मामला शिकायत जो है वो मुख्यमंत्री के सामने आई तो मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर इससे पहले जांच बैठाई। जांच में जब पता चला कि हाँ ये सब चीजें हुई है तो उन्होंने पहले उन्हें जो है निष्कासित किया। निष्कासित करने के बाद उन्होंने जो है विभागीय जांच भी करवा दी और इसके साथ ही उसकी अलग भी जांच की जा रही है। यानी कि किसी भी तरह से बख्शने के मूड में तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे मुख्यमंत्री। और जिस तरह का एक्शन उन्होंने लिया है, इतना जरूर है कि आने वाले दिनों में अब अधिकारियों को, क्योंकि कहा जाता है कि कई बार तो ऐसे कहा जाता है कि क्या बेलगाम अधिकारी हैं, तो इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री ने ये बता दिया कि बेलगाम अधिकारी तो नहीं है। हम जिस तरह से एक्शन ले रहे हैं, अधिकारियों को समझना होगा कि कुछ भी आसानी से और कुछ भी हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश। आपसे और भी जानकारी आगे लेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ।
उत्तराखंड के हरिद्वार में भूमि घोटाले के मामले में तगड़ा एक्शन हुआ है। बता दें, नगर निगम के भूमि घोटाले में हरिद्वार के जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और निगम के आयुक्त को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। पुष्कर सिंह धामी सरकार की इस कार्रवाई से अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। गौरतलब है कि यह पहला ऐसा मामला है जिसमें पद पर रहते हुए एक जिलाधिकारी, नगर निगम के आयुक्त और एसडीएम को एक साथ सस्पेंड किया गया है। दरअसल ये मामला हरिद्वार नगर निगम से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक जमीन जिसकी कीमत 14 करोड़ की बताई जा रही है, उसको 54 करोड़ में खरीदा गया। शिकायत के बाद इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद जांच कराई गई और मामले की जांच उत्तराखंड शासन में सचिव रणवीर चौहान ने की। चौहान ने खुद हरिद्वार जाकर इस मामले की जांच पड़ताल कर 100 पेजों की रिपोर्ट शासन को सौंपी है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। वहीं कांग्रेस से प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ये अलग तरह का घोटाला था क्योंकि प्रशासनिक तंत्र, राजस्व विभाग सब इसमें सम्मिलित था। सरकार पर चूना लगाने का काम सरकार के ही लोग कर रहे थे, जिसका भंडाफोड़ हुआ है और सरकार के पास कोई रास्ता ही नहीं था। सरकार ने जांच कराई और दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। उन्होंने कहा कि 15 करोड़ की लागत वाली जमीन का 54 करोड़ रुपए भुगतान कर दिया गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस ने सड़कों पर उतरने की बात कही। पार्टी के लोगों ने आज धरना भी दिया और सरकार जागी। 12 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार योगेश सेमवाल हमसे जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, धामी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए कार्रवाई कर रही है, लेकिन कांग्रेस के कई सवाल हैं कि आखिर ये घोटाला कैसे हुआ। कांग्रेस लगातार इस सवाल को उठा रही है और लगातार जो है क्योंकि जिस तरह से ये मामला सामने आया है तो अपने आप में एक बड़ा मामला है, और बड़ा मामला इसलिए और ज्यादा बन जाता है क्योंकि जिस तरह से अधिकारी ने इतना कुछ कर दिया और किसी को भनक भी नहीं लगी, तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय भी है। वैसे अगर देखा जाए तो कांग्रेस इसको लेकर काफी ज्यादा जो है वो कह रही है कि हम सड़कों पर उतरेंगे, हम इस तरह से कैसे हो सकता है। कल तो सूर्यकांत धस्माना की बात तो छोड़िए, मुख्यमंत्री जो पूर्व के हैं हरीश रावत, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि इतना बड़ा घोटाला हो गया, और एक छोटे से जो है खुलासा जब मीडिया ने किया तब पता चला कि सरकार को कि क्या कुछ हो रहा है, यानी कि सरकार को तो पता ही नहीं है। यानी कि देखा गया तो कांग्रेस जो है वो बिल्कुल भी इस मामले को हल्के में छोड़ने के लिए नजर में तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। फिर वो कह रही है कि हम हर जगह इस मुद्दे को उठाएंगे कि किस तरह से घोटाले हो रहे हैं। जी, कांग्रेस लगातार धामी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। आपको क्या लगता है सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस क्या करने वाली है? नहीं, अभी तो कांग्रेस कह ही रही है कि हम सड़क से सदन तक जो है वो इस मामले को उठाएंगे, यानी कि फिलहाल तो देखा तो जरूर जो है वो धरना प्रदर्शन करेंगे इस मामले को लेकर। आने वाले दिनों में हो सकता है कि जब सदन की कार्रवाई होगी तो सदन की कार्रवाई में वो कहेंगे कि हम इसे जो है वो सदन में भी उठाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश। आपसे और भी जानकारी आगे लेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। प्रदेश के खेल मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा कक्ष में उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और खेल विभाग के अधिकारियों के साथ 23 जून को होने जा रहे ओलंपिक डे की तैयारियों को लेकर बैठक की। इसको लेकर जानकारी देते हुए खेल मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और हमारे खेल विभाग के साथ संयुक्त बैठक हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य 23 जून को ओलंपिक डे के सेलिब्रेशन को लेकर कार्य योजना बनाना था। प्रतियोगिताओं से लेकर किस प्रकार से पूरे प्रदेश के 13 जनपद में कार्यक्रम किए जाएंगे, उसकी रूपरेखा भी तैयार की। कौन कौन सा गेम कौन कौन से जनपद में प्रचलित है, किस प्रकार से ओपन एंट्रीज रहेंगे, किस प्रकार से बच्चों का रजिस्ट्रेशन रहेगा, किस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को बुलावा होगा, और 23 तारीख को समापन के समय में किस प्रकार से आमंत्रण दिए जाएंगे, इन सब बिंदुओं पर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर वर्चुअल या प्रत्यक्ष रूप से बैठक की जाएगी। मुख्यमंत्री को आमंत्रित करने के परिप्रेक्ष्य में हमारा पूरा आयोजन लगभग नेशनल गेम्स की तर्ज पर रहे, इसको लेकर निर्देशित किया गया है और दूसरी बैठक में निष्कर्ष और निर्णय पर हम पहुंच जाएंगे। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार योगेश सेमवाल जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, खेल मंत्री की इस बैठक में किस पर चर्चा की गई है? नहीं, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले उत्तराखंड जो है वो नेशनल गेम को करवा चुका है। प्रधानमंत्री पहुंचे थे और उस नेशनल गेम के बाद बहुत ज्यादा तारीफ जो है वो उत्तराखंड को मिली थी, खेल विभाग को मिली थी, क्योंकि जिस तरह से उसका आयोजन किया गया, उसका समापन किया गया, वो अपने आप में उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। अब जिस तरह से एक और गेम करने की तैयारी पूरा जो खेल विभाग जो है वो शुरू कर दिया है, खेल विभाग ने, उसका कहना है कि
हम फिर से एक बड़ा गेम करेंगे और जिसमें वो पूरी तरह से, क्योंकि खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि खिलाड़ी जब खेलेगा, जब उसे बड़े मौके मिलेंगे तो अपने आप उत्तराखंड का नाम बढ़ेगा। और उत्तराखंड के खिलाड़ी जब अन्य प्रदेशों के खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे, जब उनके साथ वो अपने आप को जो है वो तुलना करेंगे कि हम किस जगह है, वो किस जगह है, तो अपने आप ये भी देखने वाली एक बड़ी बात होगी। और इसी को लेकर अब पूरी की पूरी तैयारी खेल विभाग द्वारा की जा रही है और उम्मीद है कि जिस तरह का आयोजन उन्होंने इससे पहले किया है तो ये आयोजन भी बहुत अच्छा रहेगा और बहुत ज्यादा वाहवाही जो है वो मिलेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद योगेश, आपने हमें ये जानकारी दी। प्रदेश की पंचायतों में प्रशासकों की पुनर्नियुक्ति संबंधी अध्यादेश को राजभवन ने बिना मंजूरी लौटा दिया है। इस कारण 10,760 त्रिस्तरीय पंचायतें अभी खाली रहेंगी। इससे पंचायतों में संवैधानिक संकट पैदा हो गया है, जिसको लेकर कांग्रेस सरकार को घेर रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि बेशक ये संवैधानिक संकट है, राज्य भवन के अध्यादेश ने वापस कर दिया है और अब हालत ये है कि न चुनाव है न चुने हुए प्रतिनिधि हैं और अब प्रशासकों का कार्यकाल भी पूरा हो गया है। तो कौन चला रहा है पंचायतों को? ग्राम पंचायत से लेकर क्षेत्र पंचायत और पूरी की पूरी जिला पंचायत इस समय लावारिस पड़ी हुई है और ये स्थिति भाजपा सरकार की उदासीनता के कारण हुई है। भाजपा के डर के कारण चुनाव से भाग रही है, लेकिन अब बिना देर राज्य में चुनाव घोषित कर देने चाहिए। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार योगेश सेमवाल जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे आखिर पंचायत चुनाव सरकार क्यों नहीं करा रही, सरकार क्या दलील दे रही है? तो सरकार को कराना ही पड़ेगा। ये जरूर है कि सरकार ने कर दिया है। जो चुनाव 6 महीने पहले होने चाहिए थे वो चुनाव अभी तक नहीं हो पाए हैं। अब सरकार का कहना है कि हम तैयार नहीं है, हम तैयारियां कर रहे हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव हो जाए। अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि जुलाई तक, जो चुनाव 6 महीने पहले होने थे अब वो जुलाई तक हो जाएंगे। पर अभी भी अगर देखा जाए तो बड़ी दिक्कतें हैं और जिस तरह से चुनाव नहीं हो रहा है तो सरकार के ऊपर तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं। सरकार को जवाब भी देना पड़ रहा है क्योंकि पंचायत चुनाव नहीं होंगे, कब तक आप जो है वहां पर प्रशासक बैठाएंगे, ये सवाल अब उठने लगे हैं। क्या जो प्रशासन ही है वो ही काम करता रहेगा? जो प्रतिनिधि होता है, एक ग्राम प्रधान होता है या फिर उसके ऊपर जो होते हैं वो कब आएंगे? ये सवाल अब उठने लगे हैं और इसी को लेकर काफी जो है सवाल अब एक के बाद एक खड़े होते जा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद योगेश, हमें यह जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। विंदाल और रिस्पना नदियों पर बनने जा रहे एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। कांग्रेस के बैनर तले मलिक बस्तियों में रहने वाले लोगों ने नगर निगम कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि इस परियोजना से सैकड़ों गरीब परिवारों का घर टूटने जा रहा है। सरकार पहले गरीबों को बसाती है और फिर अतिक्रमण के नाम पर घर तोड़ा जाता है। साथ ही बताया कि जिस तरह से सरकार मुआवजा देने की बात कर रही है तो सरकार के द्वारा नाम पत्र का मुआवजा ही मिल पाएगा। वहीं प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी, अगर ये फैसला वापस नहीं लिया तो इससे बड़ा उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। दरअसल रिस्पना और विंदाल नदियों के ऊपर बनने जा रहे एलिवेटेड रोड को लेकर विरोध के सुर बुलंद हो गए हैं। रिस्पना और विंदाल नदियों के ऊपर बनने जा रहे एलिवेटेड रोड बनने के लिए 2600 से अधिक घरों को अधिग्रहण करने के बाद ध्वस्त किया जाएगा। साथ ही नगर निगम के 864 घरों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं और इनके दस्तावेज चेक करने का काम किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि एलिवेटेड रोड के निर्माण से पहले प्रभावित लोगों को वैकल्पिक आवास और मुआवजा दिया जाएगा। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए सतीश कोठारी हमसे जुड़े हैं। आपसे जानेंगे एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है, सरकार इस पर क्या कह रही है? देखिए, मैं बात करूं तो एलिवेटेड रोड का जो प्रोजेक्ट है वो केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार जो है एलिवेटेड रोड बनाना चाह रही है, जो कि हर हाथ चाहिए भी, क्योंकि आज की जो जरूरत है वो ऐसी रोडें चाहिए जहां जाम बहुत, क्योंकि अब जो है देहरादून में पब्लिक ज्यादा हो गई है और जाम की समस्या बहुत ज्यादा बनी हुई है, क्योंकि हर जगह जाम लग जाता है। तो उसको लेकर ये भले बहुत अच्छा सुझाव है, लेकिन वहीं
जो है, जो लोग झुग्गी झोपड़ी बसा के बसे हुए हैं, पता नहीं कहां कहां से लोग आते हैं और नदियों के किनारे अपनी झुग्गियां बसा देते हैं और फिर जो है कुछ चंद नेता जो है इस पे राजनीति रोटियां सेकने शुरू कर देते हैं कि हमारी वोट बैंक खराब ना हो, हमारी ये झुग्गियां टूटेंगी तो हमारा वोट बैंक खराब ना हो। तो उससे फिर धरने प्रदर्शन होने शुरू हो जाते हैं कि इन झुग्गी वालों को बसाइए जी। अब जबकि जो कोई भी है, जो भी वो झुग्गी वाले हैं कि 1% चांस है कि जो गिने चुने जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो पता नहीं कहां कहां से आ रखे हैं और झुग्गियां बसा देते हैं नदी नालों के किनारे और फिर मुआवजा लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। उसमें कुछ लोग इस समय कांग्रेसी जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और कह रहे हैं कि इनको जो है मुआवजा दिया जाए। इसको लेकर लगातार चल रहा है, चर्चाएं चल रही हैं क्योंकि 2 से 2,500 घरों को कम से कम टूटना है और उसको लेकर जो है लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश। आपसे और भी जानकारी आगे लेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। राजस्व क्षेत्रों के 100% पुलिस कार्यों को दैनिक पुलिस को सौंपने और खतैनियों में अंश निर्धारित कार्यों के लिए राजस्व उपनिरीक्षकों का 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार पर रहे। अपनी 2 सूत्री मांगे पूरी नहीं होने से नाराज राजस्व उपनिरीक्षकों ने पौड़ी तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। पूर्व तय कार्यक्रम के अनुसार पर्वतीय राजस्व निरीक्षक, राजस्व उपनिरीक्षक एवं राजस्व सेवक संघ के बैनर तले विभिन्न राजस्व क्षेत्रों के RSI पौड़ी तहसील प्रांगण में एकत्रित हुए, जहां उन्होंने 2 सूत्री मांगों के लिए प्रदर्शन किया। इस दौरान आयोजित सभा को संबोधित करते हुए पौड़ी तहसील के अध्यक्ष ज्योति मोहन सिंह ने कहा कि पूर्व में उच्च न्यायालय ने RSI के पुलिस से संबंधी संपूर्ण कार्य नियमित पुलिस को सौंपने के आदेश जारी किए थे, लेकिन 31 मई बीत जाने के बाद भी आदेश का पालन नहीं किया गया। मैं बताया गया कि कार्यकारिणी द्वारा 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार के निर्देशित किया गया है, जिसका पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे जल्द शासन स्तर पर पूरी नहीं होती हैं तो उनका संगठन अपनी आगे की रणनीति तय करेगा। देहरादून में शिक्षक माफियाओं पर जिलाधिकारी की नकेल बता दें। खबर देहरादून से है, जहां द प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल भनियावाला ने 5,72,000 की पेनल्टी जमा कराई है और लिखित रूप में फीस कम करने का जिला प्रशासन को सहमति दी है। बता दें कि जिलाधिकारी सविन बंसल शिक्षा माफियाओं पर कड़ा रुख अपनाए हुए है, जिससे एक और जहां अभिभावकों में खुशी है, वहीं शिक्षा माफिया में प्रशासन का डर पैदा हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देशों के परिपालन में जिला प्रशासन देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशन में शिक्षा माफियाओं पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। अभिभावकों से फीस के नाम पर वसूली की शिकायतों पर जिला प्रशासन द्वारा शहर के कई नामी गिरामी निजी स्कूलों पर कार्रवाई से जहां शिक्षा माफियाओं के हौसले पस्त हुए हैं, वहीं बड़े बड़े स्कूलों की फीस बढ़ोतरी का खेल भी सामने आया है। फीस बढ़ोतरी पर जिला प्रशासन की 0 टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए है। उत्तर भारत में हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को एक बार फिर प्रभावित किया है। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर मोहड़ के जंगलों में भारी भरकम पेड़ सड़क पर गिरने से यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। इस कारण हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया और यात्रियों को घंटों तक परेशानी का सामना करना पड़ा। मामले में सुबह अचानक तेज हवा और भारी बारिश के चलते जंगल क्षेत्र में एक विशाल पेड़ हाईवे पर आ गिरा। देखते ही देखते दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने जेसीबी और अन्य मशीनों की मदद से रास्ता खोलने का प्रयास किया, लेकिन पेड़ के आकार और क्षेत्र की संकरी स्थिति के कारण राहत कार्यों में काफी दिक्कतें आईं। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमसे जुड़े हुए हैं लगातार सतीश कोठारी। आपसे जानेंगे, बारिश होते ही सड़कों पर जाम लग जाता है, आखिर अधिकारी पहले से तैयारी करके क्यों नहीं रखते?
देखिए, मैं बात करूं तो मौसम विभाग ने पहले भी अलर्ट करा था कि कुछ दिनों तक बारिश रहेगी, लेकिन फिर भी काफी जगह पे ऐसा होता है कि अनंत वो जो है बुलडोजर आ जाते हैं, रोड धंस जाती है और उस पे लंबा जाम लग जाता है, बड़ी समस्या का विषय बन जाता है। लेकिन फिर भी ये है कोशिश, ये है पीडब्ल्यूडी की और आपदा कंट्रोल विभाग की वो लगातार जहाँ पे इस तरीके का हो रहे हैं तो वहाँ पे जेसीबी खड़ी कर रखी और जल्दी से जल्दी जाम को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है। पर्वतीय क्षेत्र में ये आम देखा जाता है कि लगातार भू धसाव होता रहता है, क्योंकि जब से ऑल वेदर रोड बनने माना कटाव के कारण काफी ज्यादा भू धसाव हो रहा है जगह जगह। तो ही कल रात से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है उत्तराखंड में जगह जगह भू धसाव हो रहा है, तो उससे लगातार पैनी नजर बनी हुई है। जहाँ पे कहीं पे भू धसाव हो रहा है, फटाफट जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, देखना तो अब बाकी है, क्योंकि मानसून सीजन तो अब शुरू होगा, तो उसको लेकर लगातार जिस तरीके से चल रहा है, तो कोशिश पूरी है कि जल्दी से जल्दी हर जगह का जाम खोला जाए और हर जगह की रोडें साफ हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद सतीश कोठारी हमें यह जानकारी देने के लिए। देहरादून में फायरिंग की घटना में एक युवक की मौत हो गई। बताते चले देहरादून प्रेमनगर थाना क्षेत्र में बीती रात एक फायरिंग की घटना में एक युवक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये घटना 3 जून की रात करीब 1:30 की है। पीपल चौक मांडूवाला क्षेत्र में उस समय हुई जब कुछ युवक एक बोलेरो गाड़ी में बैठे थे। पुलिस को दी गई तहरीर में वादी अभिषेक बर्तवाल निवासी तिलवाड़ी थाना सेला कोई ने बताया कि वे अपने मित्रों निशांत खरकवाल, पीयूष बिस्ट, रोहित नेगी, आयुष, आन्या खान और तरुण होंडा के साथ गाड़ी में मौजूद थे। इसी दौरान 2 लोग जिनमें से एक की पहचान अजहर त्यागी के रूप में की गई है, मोटरसाइकिल पर आए और बोलेरो वाहन की ओर सामने से फायरिंग कर दी। फायरिंग में रोहित नेगी को गर्दन में गोली लगी। घायल रोहित को तत्काल आयुष के साथ मिलकर ग्राफिक एरा अस्पताल झाझरा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने अभिषेक बर्तवाल की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।